गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, फाउंडेशन लेवल तक अपन ने पढ़ लिया है। अब वो जो एक्सरसाइज है उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है अपना नॉलेज बास्केट जो आपके है मॉड्यूल में, उसको अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ 373 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, महा सिंपल है। इतना करा चुके हैं कि ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट केल्विन। सीधी सी बात है, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। तो भैया 373 प्लस 273 यू विल गेट 646। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, गलती हो जाए तो करेक्ट कर लेना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, कोई इसमें देखने वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द टू कॉन्सेप्ट इन द यूनिवर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अस। देखो भैया, यूनिवर्स हमारे लिए क्या कर सकता है। यूनिवर्स के पास हर वो चीज जो आप देख रहे हैं वो मैटर है, लेकिन मैटर यूनिवर्स ने दिया है और मैटर में एनर्जी होती है, ये भी पता है। लेकिन क्या जॉय, हमारी खुशी, हमारा गम, दुख, सुख, ये जो क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शायद जो नाउन है, ये भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इसके लिए आई डोंट थिंक कि नेचर कुछ कर सकता है या नेचर इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एनर्जी और मैटर, क्योंकि ये मैटर बनाया, ये नेचर ने मैटर बनाया, और एनर्जी, द यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट एनर्जी है। प्री आईएएस का क्वेश्चन है, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेगुलरली डिक्रीजिंग, रेगुलर, ऐसा कुछ कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट आएगा। तो इसमें आंसर 3 और 4 कहाँ दिख रहे हैं भाई? सेकंड, 3 और 4 क्लियर हो गया ना मेरे बेटो? ओके देन, कोई दिक्कत? नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। भैया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पढ़ो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर मैक्सिमम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस आर मिनिमम, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, दोनों सही है भाई। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन द सॉलिड आर मिनिमम, सॉलिड के पार्टिकल बताया हुआ है ना भैया, मेरे बेटो और मेरी बेटियों, बताया हुआ है ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स के सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, तो लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये सब आप जानते हैं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, यू नो इट वेरी वेल, एवरीथिंग। आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, देख लो भाई, क्लियर है ना? यस सर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। गैस में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, अट्रैक्शन कम है तभी तो डिस्टेंस ज़्यादा है। अट्रैक्शन में दम है तभी तो डिस्टेंस यहाँ कम है। बात समझ में आई? क्लियर है? ऑल ऑफ दी अबाउ। तो थर्ड का आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेम द प्रोसेस बाय विच ड्रॉप इंक स्प्रेड्स इन ए बीकर ऑफ वाटर। भैया सीधी सी बात है, आपको पता है कि बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इन अ बीकर ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पानी का कंटेनर लीजिए, उसमें एक इंक डालिए, वो इंक पूरे पानी में फैल जाती है। पूरे पानी में ये जो इंक है, एक मिनट, ये इंक डाली, थोड़ी देर बाद ये इंक पूरे पानी में फैल गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। अगरबत्ती जलती है, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, गर्मा गर्म भोजन की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट है फ्लूट्स आर। भैया जो बहते हैं ना उसे फ्लूट्स कहते हैं, जो बहता है उसे फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड बहता है और गैस भी बहती है, आसान शब्दों में। तो जिसकी फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा है, जो बहता है। सॉलिड बह नहीं सकता, ये सॉलिड है, ये बह सकता है? नहीं। तो भैया लिक्विड एंड गैसेस, सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी डिफाइंड एज, गैस का वॉल्यूम इनडेफिनाइट होता है। इनडेफिनाइट मतलब जिस कंटेनर में डाल दो उसका कंटेनर का वॉल्यूम
ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए गैस का वॉल्यूम इनडेफिनाइट होता है। तो गैस का वॉल्यूम डेफिनाइट ये गलत है। ऑलमोस्ट नील लार्ज टेक द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4। गैस का वॉल्यूम इनडेफिनाइट इसलिए होता है कि उसको जिस कंटेनर में डाल दो वो उस कंटेनर का हो जाता है। टेक द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। गैस कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। कौन सा एग्जाम्पल इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, देख लेते हैं। एलपीजी यूज्ड फ्यूल, अरे भैया कुकिंग गैस, भोजन बताया था ना, भोजन पकाते जो सिलेंडर होता है उसमें गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल करके रखा जाता है, इसलिए मैंने बताया था सिलेंडर को हिला के देखो, अंदर ऐसा लगेगा कुछ लिक्विड भरा है पर होती वो गैस है। क्योंकि जब सिलेंडर के से जब गैस बाहर आती है, यानी आप उसकी पिन दबा के कभी देखना मत, बता रहा हूं, या रेगुलेटर ऑन करते हो तो चूल्हे पर से गैस निकलती है, लिक्विड नहीं निकलता। लेकिन सिलेंडर को हिला के देखते हैं तो क्या लगता है कि लिक्विड है। तो पहला ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल में जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया जाता है उसमें ऑक्सीजन गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में गैस इंसर्ट हो सके। बात समझ में आई? ज़्यादा क्वांटिटी में गैस इंसर्ट हो सके। सीएनजी यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल, सीधी सी बात है। सीएनजी जो भरते हैं वो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड करके फिल की जाती है। ऑल ऑफ दीज, हाँ बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज सारे ही सही है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट। भैया सीधी सी बात है, जो लिक्विड के साथ नहीं जा सकता वो कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा लिक्विड को आसान शब्दों में, जो लिक्विड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड स्टेट, सही है। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन लिक्विड स्टेट, ना, मैक्सिमम गैस में होती है। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स टेक अप द स्पेस ऑफ द कंटेनर, सब ये सब सही है, लेकिन फ्लूइडिटी मैक्सिमम नहीं होती, ये बात तो माननी पड़ेगी। नेक्स्ट, the temperature at which a solid changes into liquid at atmospheric pressure is called solid changes into liquid। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था आइस का, कि आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं। जब आइस मेल्ट हो रहा है, मेरा मतलब आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर करो। किसका? आइस का भी और वाटर का भी। अभी आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ, यानी आइस सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? तो डेट इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया ना। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको वैसे ही बहुत डिटेल में पढ़ाया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द। अरे बेटा, पानी की ड्रॉप गोल क्यों होती है, ये चीज बहुत डिटेल में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, एक कंटेनर है, आसान शब्दों में समझो, आसान शब्दों में समझो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन नहीं लेना, सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन में आ जाओ। ये पानी का कंटेनर है, इससे पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ये पानी की लेयर है ऊपर की। अब ये पानी के अंदर जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे की तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा समझो। ये पार्टिकल है, इसको इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, ऊपर से भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है। तो आसान शब्दों में, जब सेम फोर्स किसी बॉडी पे चारों दिशाओं से लगेगा, चारों तरफ से लगेगा, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0। ओवरऑल वैल्यू मतलब फोर्स की, तो वो बॉडी एक जगह स्टेबल रहेगी। थोड़ा सा महसूस करो, एक आइडिया दे रहा हूं। 9th क्लास में इतना आइडिया होना भी बहुत बड़ी बात है। 90% स्टूडेंट को तो 11th 12th में भी आइडिया नहीं होते। हम जो फाउंडेशन लेवल पढ़ाते हैं उसमें हम कभी 9th नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं 11th और 12th लेवल तक का, यानी जो 11th 12th में पढ़ने में तुम्हें आसानी रहे। फिर बता रहा हूं, अब देखो यहां पे आपने क्या किया, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पार्टिकल्स हैं ऊपर के, अब आसान शब्दों में समझना। एक पार्टिकल को पकड़ के मैं इधर से समझा रहा हूं, इस पे इधर से फोर्स लगेगा क्योंकि इधर पानी है, इधर फोर्स लगेगा क्योंकि इधर पानी है, अरे नीचे भी फोर्स लगेगा क्योंकि नीचे भी पानी है, पर ऊपर कुछ नहीं है।
तो 3 डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से वाटर की ऊपर की लेयर में एक टेंशन आ जाती है। आसान शब्दों में बोलूँ तो स्ट्रेस आ जाता है। कहते हैं ना, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप बहुत तनाव में हो कई बार कहते हैं ना, कई बार आप लोगों के पास होमवर्क ज़्यादा आ जाता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये ड्रॉप इसलिए स्ट्रेस में कि ऊपर से इनको खींचने वाला कोई नहीं है, नथिंग, कोई नहीं है, तो एक लेयर आ जाती है। तो ये सर्फ टेंशन की वजह से वो धीरे 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 गोल टाइप हो जाती है, इसलिए एक ड्रॉप गोल होती है। समझ गए? सरफेस टेंशन याद रख लेना मेरे बेटों। नाउ कन्वर्ट द टेम्परेचर, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। 270 केल्विन है, तो केल्विन में से -273 करोगे, -273 करोगे तो ऑप्शन 1 होगा। ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप समझ जाना। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, भैया वाटर के साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दोगे, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, यानी लिक्विड से सॉलिड हो गया, हो गया। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास बर्फ है, सॉलिड है, उसको पिघलाने लगो तो आधा बर्फ पिघल जाए तो पानी का टेम्परेचर देखो और बर्फ का टेम्परेचर देखो, दोनों का ही टेम्परेचर 0 डिग्री है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है। तो आसान शब्दों में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, आर सेम, तो दोनों सेम होते हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, बताने की जरूरत नहीं है। द वर्ड लेटेंट मीन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि वो हीट जिससे कि एक मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, छुपी हुई चीज है, आपको पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको समझाया था, हिडन है, छुपा हुआ है, छुपा के। जैसे मान लो अब आपको एक समय था, एक एग्जाम्पल के तौर पे जब 500 के नोट भी नहीं थे, मैंने वो समय भी देखा है जब 1000 के, 500 के और 2000 के नोट नहीं हुआ करते थे, तो 10,000 से 20,000 रुपये ले जाना भी बड़ी भारी बात होती थी, जेब में कैसे छुपा के लेके चले। लेकिन आज अगर 2000 का नोट, फिलहाल तो बंद हो गया है, लेकिन 2000 का नोट अगर है, मैं इस जेब में रख लूँ, किसी को पता चल रहा है क्या कि मेरे पास 2000 रुपये, हिडन, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था। तो हिडन का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है। पर अच्छा, प्रॉब्लम ये कि हम तो सिर्फ मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर से। मेरी बात को बिल्कुल उसी वे में समझना जैसे मैं समझा रहा हूं। ये सॉलिड है, सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो आप, टेम्परेचर सेम है, तो देखने वाला धोखा खा जाएगा, बोले यार टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। बोले यार मैंने तो चेक किया था, टेम्परेचर दोनों में सेम है, क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री, अगर बर्फ की बात कर रहा हूं, और पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इक्वल है। तो फिर ये चेंज कैसे हो गया? तो जो हीट दी गई वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाई, बस उसने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्टेट कन्वर्जन में वो काम आ गई, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर पाई। तो जितनी हीट या जितनी एनर्जी स्टेट कन्वर्जन में काम आती है वो एक तरह से हिडन होती है, छुपी हुई होती है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर नहीं दिखता, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते इजीली। तो एक्चुअली में लेटेंट का मतलब जो होता है वो होता है हिडन। यू शुड नो अबाउट दैट। क्लियर हो गया? विच इज द मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, पहले ही बता चुका हूं। आइस और वाटर दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो पानी को आप जैसे अपनी बॉडी पर डालेंगे तो पानी बॉडी से एनर्जी लेगा। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके क्या होगा पता है? वो गर्म हो जाएगा, यानी वो एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम बना लेगा। यानी रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है, तो वो जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है बहुत जल्दी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा। और आइस में क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे मान लो ये आइस है, अब आइस को मैंने अपनी बॉडी पे रखा, तो पहले ये 0 डिग्री से मतलब पहले तो ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, पहले तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जब तक आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, हमारी बॉडी को कंप्लीट कूलिंग मिलेगी। मेरा मतलब आइस 0 डिग्री वाटर तक है, यानी आइस का एक लास्ट पार्टिकल भी मेल्ट नहीं होता। आई रिपीट, जब तक आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बन रहा है तब तक तो कूलिंग हो ही रही है, और लिक्विड फॉर्म में भी जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आ रहा जब तक कूलिंग हो रही है, और
पानी के कंडीशन में तो पानी डायरेक्ट रूम टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आइस ज़्यादा लंबे समय तक हमको कूलिंग दे रहा है। बात समझ में आई? तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हीट। देखो मेरे बेटो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सीधा सीधा सा आंसर है, आप याद कर लो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, मैंने पहले भी बताया था ये इंफॉर्मेटिव बेस्ड है, तो इसका आंसर है 2। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतनी जूल 2.25 10⁵ जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसमें कोई बहुत वो बात नहीं है, टेक्निकल बात नहीं है, सबकी अलग अलग होती है, हर लिक्विड की अलग अलग होती है। अल्कोहल की अलग होगी, पानी में नींबू डाल दो उसकी अलग हो जाएगी, है ना। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग होगा, ठीक। व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी को बॉइल कर रहे हैं, द फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड, जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो क्या कर रही है, थोड़ी देर पहले अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, इज लॉस्ट टू सराउंडिंग एट सच इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जब बॉईल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, मे बी मे नॉट बी, देखते हैं। इज एब्जॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाय द लिक्विड, ये ज़्यादा सही पकड़ में आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पानी बॉईल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप कितनी हीट दे दो, कितना ही फ्यूल बढ़ा दो, कितना ही फ्यूल की सप्लाई बढ़ा दो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो मानते हो। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो आप हीट दे रहे हो वो जा कहाँ रही है, वो पानी को गर्म नहीं कर रही है, वो पानी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रही है। तो जो मेरे समझ में आ रहा है, इज एब्जॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कॉमन सी बात है, वो हीट एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कंसीडर की जाएगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, ये सब डिटेल में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द हॉट ह्यूमिड डे द रेट ऑफ इवापोरेशन, मैंने पहले भी बताया था, इवापोरेशन का जो फैक्टर है उसमें ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतनी ही कम होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो वो पानी को वेपर में कन्वर्ट करके अपने अंदर मॉइस्चर नहीं लेना चाहता। तो ये वैल्यू हो जाएगी इज लेस, यू कैन अंडरस्टैंड इट। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर आया था, टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, पहले ही बता चुका हूँ, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इवापोरेशन बढ़ेगा। अरे भैया गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडक में थोड़ा देर से सूखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन थोड़ा कम हो जाता है। गर्मी में टेम्परेचर ही 45 होता है, सीधी सी बात है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, वाटर का वेपर में कन्वर्जन फास्ट, पानी जितनी जल्दी उड़ गया इवापोरेशन बढ़ गया। ए गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस नहीं है, गैस है ये, सॉरी, ए गैस समझ लेना, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय लोअरिंग द प्रेशर। लोअरिंग द प्रेशर बिल्कुल सही है, ना ना ना, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर से तो वो उड़ जाएगी, तो लिक्विफाई नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में रख दिया आपने पिस्टन, तो पिस्टन को हम दबा रहे हैं, दबाओ 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 दबाओ, तो गैस क्या होगी, कम पास आ जाएगी। तो इंक्रीजिंग प्रेशर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को और ठंडा कर दो तो गैस की जो एनर्जी है ना, टेम्परेचर कम कर दो तो गैस और ठंडी हो जाएगी। गैस ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी, तो पार्टिकल्स को पास लाना आसान हो जाएगा, वो उसका विरोध नहीं करेंगे। यानी कि आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो कोल्ड ड्रिंक को पहले बहुत चिल्ड किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसको बहुत चिल्ड किया जाता है, फिर उसमें गैस फिल की जाती है हाई प्रेशर पे। तो जो गैस जैसे कोल्ड ड्रिंक में जाती है तो वो उसके अंदर ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाने से क्या होता है, उसको डिसॉल्व आसानी से हो जाती है। खैर, लिक्विफाई करना है गैस को तो वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पहले गैस को प्रेशराइज करो और टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 21, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन हियर चूज द करेक्ट आंसर। भैया सीधी सी बात है, आंसर करेक्ट आंसर चूज करते हैं। इन पोलर रीजन एक्वाटिक लाइफ इज सेफ इन वाटर अंडर फ्रोजन आइस।
पूरा तालाब जम जाए, पूरी झील जम जाए, एक्वाटिक एनिमल हमेशा सेफ रहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत नहीं है। बार बार मैंने आपको डिटेल में समझा, मैं अब इसको दोबारा समझा दूंगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 11-12 तक आपको इसको याद रखना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट से पूछता हूँ, उनको 11-12 में भी नहीं आता है, तो मैं आपको थोड़ा इसको मैं रिपीट कर दूंगा अभी, ठीक है। दूसरा, वाटर एट हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द अपर पोर्शन ऑफ आइस डज नॉट अलाउ द हीट टू द वाटर टू एस्केप द सराउंडिंग। देखो भैया, सीधी सी बात है। एक बात बताओ, मैंने आपको ये तो समझा ही दिया कि वाटर जब चिल्ड होता है सर्दी में, मान लो ये बहुत बड़ी लेक है, अब इस लेक के ऊपर वाला पार्ट अगर आइस में कन्वर्ट हो गया तो नीचे वाला पार्ट आइस में कन्वर्ट नहीं होता, वो वाटर में ही बना रहता है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। 0 से 4 डिग्री तक जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर कंप्रेस होता है। नॉर्मली गर्म करने पर एक्सपेंशन आता है, लेकिन 0 से 4 डिग्री पे वाटर का कंप्रेशन होता है, तो वाटर का वॉल्यूम कम होता है। वाटर का वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। और वाटर को 0 से 4 डिग्री करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया भी था कि पानी में एक कंटेनर में पानी भर दो, उसको फ्रीज कर दो, तो फ्रीज कर दोगे तो वो थोड़ा बर्फ़ एक्सपैंड होती है, तो थोड़ा सा बर्फ़ एक्सपैंड होती है। तो बर्फ़ जब एक्सपैंड होती है तो बर्फ़ की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आइस का मास, आइस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आइस की डेंसिटी कम होगी। तो जो आइस है ये ऊपर है, तो 0 से 4 डिग्री का टेम्परेचर में वजह से ये पूरा का पूरा लिक्विड यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा 0 डिग्री हो ही नहीं पाता। क्लियर हो गई? तो ये बात तो समझ में आ गई कि आइस पानी पे क्यों तैरता है और एक्वाटिक एनिमल कैसे जीवित रहते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, एक्वाटिक एनिमल जीवित रहते हैं, इनको कोई खतरा नहीं है, कितनी बर्फ बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, वाटर एट हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत हाई है ना, अब सर्दी में कौन दे रहा है इसको? हीट। और जब हीट दोगे नहीं तो ये पिघलेगा नहीं, और ये पिघलेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो पिघलेगा नहीं तो अंदर हीट जा नहीं पाएगी। तो हाई एंड द अपर पोर्शन ऑफ द आई डज नॉट अलाउ टू हीट टू द वाटर। अरे भैया, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत हाई है तो वही एब्जॉर्ब कर लेगा ना पहले वो तो लिक्विड बने तब तो अंदर वाले पानी के पास पहुंचेगा। कुछ भी है एग्जाम्पल के तौर पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत हाई है वाटर का, आइस का, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, एक्वाटिक एनिमल हमेशा जिंदा रहेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत हाई है तो जो हीट तो ये द हीट टू द वाटर एस्केप द सराउंडिंग। तो एक तरह से अंदर जो एक्वाटिक एनिमल है उनके लिए एक सराउंडिंग एस्केप हो गया, सेफ हो गया। सीधी सी बात है। वैसे भी पूरा का पूरा डिटेल में समझाया, आपको कैसे समझ में आएगा आप समझ लो, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एक्वाटिक एनिमल हमेशा जीवित रहते हैं, ये भी समझा दिया। आइस सॉलिड होने के बावजूद पानी में क्यों तैरता है ये भी समझा दिया, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से भी समझा दिया। नाउ based on the statement given here, choose the correct answer. Boiling point of liquid increases with increase in pressure. सीधी सी बात है। नॉर्मल कंडीशन में आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो, जैसे पानी को गर्म करते हो, तो पानी को आप गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। आसान शब्दों में सब जानते हो आप। लेकिन अगर पानी को प्रेशर कुकर या किसी ऐसे कंटेनर में जिसमें चारों तरफ से पानी पैक है, अब आप गर्म करोगे तो उसमें टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो चारों तरफ से पैक है। एक तरह से आपने उस वाटर पे प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो उसके पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिलेगी तो वो दूर दूर जाने के लिए कोशिश करेंगे। अब वो दूर दूर कब जाएंगे? जब उनके आसपास प्रेशर कम हो। तो जल्दी दूर दूर चले जाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यही पानी को आप पहाड़ के ऊपर ले जाओ और वहाँ पे गर्म करो तो हो सकता है 80 डिग्री पे ही बॉईल हो जाए, क्योंकि पार्टिकल को दूर दूर जाने के लिए ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझना। अब क्या कर रहे हैं हम? पानी को
प्रेशराइज कर दिया, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं पर हम उनको दबा के रख रहे हैं, तो वो और ज़्यादा एनर्जी लेंगे ताकि वो और दूर हो जाए, नतीजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन द बॉइलिंग एंड द वेपोराइजेशन कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विद प्रेशर एंड एक्सपेंड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब आप बॉइल करते हैं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड शोज द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विथ प्रेशर एंड एक्सपेंड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो भाई आसान शब्दों में कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भैया आपने उसको रोक दिया। अब जब रोक दिया तो और ज़्यादा एनर्जी लेगा ना, तो और ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो इसकी वजह से ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही हम टेम्परेचर मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम एज वी इंक्रीज द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? तो डेट इज़ वाई आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ, बहुत सिंपल है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा डिटेल समझाया वही चीज़ है और समझ लेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड वाटर इनटू वेपर ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड एंड द ग्राफ प्लॉटेड फॉर टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम एज शोन बिलो। भैया ये तो टेम्परेचर है, आओ मैं समझा देता हूँ। ये टेम्परेचर है T और ये टाइम है। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहले तो ग्राफ को पढ़ना सीख लो। पढ़ना आपको आता ही है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम जब ऐसा टेम्परेचर पे पहुँच गए कि वो बॉडी या जो भी सॉलिड है वो मेल्ट होने लगा। मेल्ट होने लगा का मतलब है कि वो पिघलने लगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे टाइम के साथ जैसे जैसे आपने टेम्परेचर, ये टाइम है ना, इतने टाइम तक तो गर्म किया हमने, यानी इतने टाइम तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे ही हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गए तो ये बॉईल होने लगा, ये यहाँ पे बॉईल होने लगा, फिर बॉईल होने लगा। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से मैं एक छोटा सा एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ग्राफ को जब भी पढ़ना होता है तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के पैरामीटर्स को समझते हुए पढ़ना है, आपको समझ में आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से सुनो, बहुत मज़ा आएगा। मॉड्यूल में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई है, आप दोबारा समझ लो। जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी होगी उनको भी अभी समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा तो हमने टेम्परेचर तो टाइम के साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये मेल्ट होने लगा, पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा, यहाँ तक तो बात समझ में आई, लेकिन वेपर के बाद हमने ये देखा इतने टाइम पीरियड में टेम्परेचर तो वही रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया और उसके बाद वो वेपर बन गया, उसके बाद उसके टेम्परेचर में चेंज आया। आई रिपीट कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वेपोराइजेशन का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिक्विड भी था और वेपर भी था और उन दोनों का टेम्परेचर सेम था। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो सर टेम्परेचर सेम होने के बावजूद वो दो अलग अलग स्टेट में कैसे रहा? ये लिक्विड बॉईल भी हो रहा है और वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? समझ में आ गया? अगर मेल्ट हो रहा है तो भी टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और लिक्विड से वेपर में जा रहा है, बॉईल हो रहा है तो भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये ग्राफ समझा रहा है हमको, है ना। अब आप इसको देखो, पहला आइस टेक टाइम टू हीट अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ भैया बात तो सही है, आइस टाइम लेता है 0 डिग्री से आगे बढ़ने में। ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड टेम्परेचर डज नॉट राइज बॉइलिंग, सही बात है। ड्यूरिंग मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो, टेम्परेचर राइज नहीं होता। प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक्स लॉन्गर टाइम देन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, सही बात है। मेल्ट होने में
टाइम कम लगता है लेकिन बॉईल होने में टाइम ज़्यादा लगता है। अरे 0 डिग्री से 1 डिग्री आ गया तो भी आइस मेल्ट हो जाएगा, लेकिन 40 डिग्री से 100 डिग्री जाना है तब जाके बॉईल होगा। तो ये बात भी सही है। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबाउ, तो तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो भैया हम तीनों ही पॉइंट को सही मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन 4 है। क्लियर है? इस चीज़ को क्लास में पढ़ाने में भी मैंने बहुत टाइम लगाया था ताकि आपको एक एक पॉइंट बड़े आराम से समझ में आ जाए। जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी उनके लिए ये सॉल्यूशन बनाया जाता है कि चलो इस क्वेश्चन के भी आप पर थ्योरी दोबारा समझ लो। ठीक है, चलो स्टडी द ग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो भैया बहुत सिंपल है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। आपने वॉल्यूम, ये देखो ये आइस का जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अभी देखो ये टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो ये वाटर की फॉर्म में है और ये इधर फिर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे वाटर बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, आप ध्यान से देख लेना, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। व्हेन वाटर इज कूल्ड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल सही है। एट 0 डिग्री वाटर फ्रीजेस, बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बता चुका हूँ। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये आप कर सकते हैं सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, प्लाज्मा के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो कभी इसको एग्जाम में पकड़ना हो तो मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करता हूँ, देखना। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि भैया कौन सी चीज़ है, वैसे तो आपको पता है फिर भी बता रहा हूँ, सॉलिड डेफिनाइट शेप, हैश डेफिनाइट शेप, तो 1 का सी तो आना ही आना है। सॉलिड का डेफिनाइट शेप आ गया ना, तो देख लो भैया सी कौन कौन से में है, तो एक तो इसमें है 1 का सी। अब अपने हिसाब से आप देख लेना, मैं इस पे ज़्यादा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। हाँ, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम। अब ये लिक्विड है, लिक्विड नो शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम एट प्रेशर ना, डेफिनाइट वॉल्यूम विथ लेस मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट सॉलिड। हाँ ये सही है, यानी सेकंड का डी हो सकता है, हाँ हो सकता है। गैस नो शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम एट द प्रेशर, ये भी हो सकता है। और प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक, तो ऐसे आप पकड़ के चल सकते हैं। तो मुझे इसमें लगता है जो भी आपको आंसर है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तो मैंने एक को पकड़ लिया सी, अब सी वाले दोनों को मैच कर लो, डी, इसका मतलब ये आंसर दोनों में से कोई एक है। अब फोर्थ में प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक, कौन सा आंसर है अब देखो अपने आप, मैं नहीं बताऊंगा। द प्रोसेस फॉर द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड, अरे भैया कपूर, नैप्थलीन बॉल वगैरह, क्या आंसर है, सब्लिमेशन। ऐसे सब्सटेंस को जो सॉलिड से डायरेक्ट, अच्छा देखो इसमें एक चीज याद रखना, कभी डेफिनेशन लिखो तो इतनी मत लिखना, व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, एंड व्हेन दे आर कूल्ड दे कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड। These substances are known as sublimate substances and the property is known as sublimation. तो sublimation, बात समझ में आई। Dry ice is CO2 in solid state. Solid state में CO2 उसको dry ice बोलते हैं। रट लो, हाँ रट लो। Which of the following substance को अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, नेप्थलीन बॉल्स, जो फिनाइल की गोलियां हैं, वो भी मैंने आपको बताया। The process of change a liquid into vapor at any temperature is called evaporation. Evaporation की definition है liquid converts into vapor at any temperature below its boiling point. जरूर लिखना, एग्जाम में कभी लिखो तो below its boiling point जरूर लिखना। Best impression full marks. Factor affecting the evaporation, मेरे हिसाब से टेम्परेचर भी है, सरफेस एरिया भी है, तो बोथ ए और बी भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो बास्केट है अपना कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में इसके आगे बात करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए इस वाली एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चन। ठीक है,
ओके देन, अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्टफ की। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपने चैप्टर 1 की। इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करते जाते हैं फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर दो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेज एंड लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड को गैस और लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हैं? वॉल्यूम सब में होता है, मास सब में होता है, कंडक्टिविटी सब में होती है, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। फ्लूडिटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले डिटेल में बता चुका हूं। अरे भैया सॉलिड में फ्लूडिटी होती है? नहीं, पहले भी क्वेश्चन था। लिक्विड और गैस में फ्लूडिटी होती है, सॉलिड में नहीं होती, तो आंसर विल बी फ्लूडिटी। नेक्स्ट, आइस इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर बिगर व्हेन द आइस कंप्लीटली मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर इन बीकर। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने लास्ट पॉइंट मतलब पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, याद करो, कि डेंसिटी ऑफ आइस कुछ बताया था, 0 से 4 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और ये भी बताया था कि जब अपन आइस को मेल्ट करते हैं यानी वो 4 डिग्री से 0 डिग्री पे आता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री पर आइस जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे बेटों? बढ़ जाता है। पानी से ज़्यादा वॉल्यूम आइस का होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब आइस वाटर में मेल्ट होने लगता है तो 0 से 4 डिग्री जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वाइस वर्सा कर लो, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे उल्टा कर देते हैं। 4 डिग्री से 0 डिग्री जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बात समझ में आई? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यू शुड नो अबाउट दैट। मैंने आपको पहले ही बताया, वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। 0 से 4 डिग्री गर्म करते हैं तो पानी थोड़ा सिकुड़ता है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और आइस जो होता है वो 0 डिग्री पे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए आइस पानी में तैरता है, जबकि आइस सॉलिड होता है तब भी। अब ये बोल रहे हैं आइस फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन द बीकर व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर बीकर। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके जरूर देखना, मेरे कहने पे घर पे करके जरूर देखना, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और साइंस पढ़ने वाला और साइंस नहीं पढ़ने वाला अलग अलग जवाब देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसीलिए डिटेल में इतनी बात कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि आपने साइंस पढ़ी है या आप नॉन टेक्निकल पर्सन है। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जैसे ही मान लो ये गिलास है, ये गिलास से पानी भर दो। पानी कितना भर दो? फुल भर दो, फुल पानी भर दीजिए और इस पर डाल दीजिए एक आइस, इस पर एक आइस का टुकड़ा डाल दीजिए। आइस का टुकड़ा यानी आइस का पीस इस तरह से डालिए कि वाटर का लेवल फिल रहे, ऊपर रहे, मतलब पानी, आइस डालने पर पानी बाहर नहीं आना चाहिए, आइस डालने पर पानी का लेवल बिल्कुल फिक्स रहे। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? आइस पिघलेगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा? आप इसको घर पे करके देखना, एक गिलास पानी फुल रखना, उसमें थोड़ा सा एक आइस डाल देना, तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो भी जाए, बाहर नहीं आए, इतना पानी रखना, ऐसा आपसे रखना। धीरे 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 आइस मेल्ट होगा। 90% लोग यही बोलेंगे कि जैसे आइस मेल्ट होगा पानी बाहर आ जाएगा। आई रिपीट, 90% लोग यही बोलेंगे कि जैसे ही आइस मेल्ट होगा ना तो पानी बाहर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। जानते हैं क्या होगा? पानी का लेवल सेम रहेगा, यानी आइस के मेल्ट होने पर भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो ये जो है ये होगा रिमेन्स द सेम। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो कॉमन सी बात है, जैसे ही 0 से 4 डिग्री पर आइस मेल्ट होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो आइस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो उसको कम जगह चाहिए होगी पानी बनने के बाद, तो नतीजा वो पानी बन के कम वॉल्यूम होने की वजह से वो उस कंटेनर में
स्टेबल रहेगा। लेकिन नॉर्मली आदमी यही बोलेगा कि जैसे आइस मेल्ट होगा तो धीरे 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 क्या होगा पानी बाहर आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर हो गया? ओके देन, बड़ा अच्छा सवाल है, इसीलिए आपके साथ इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। यू शुड नो अबाउट दैट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज -80 डिग्री, दिस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू, भैया -80 में 270 ऐड कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। -80 को 273 ऐड कर लो। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कितनी बार बता दिया है, जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आर यू गेटिंग मी? जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है जिस टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर सॉलिड और लिक्विड कंडीशन में सेम होता है, इक्वल होता है, तो रिमेन्स कांस्टेंट। आइए बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अननोन सब्सटेंस एट द सेम प्रेशर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन इन द डायग्राम। ये एक डायग्राम आपकी बुक पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने वैसे बनाने की कोशिश करी है। यहां पर लिखा हुआ है एट -140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां लिखा हुआ है एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है आपको बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ लिखना है मेल्टिंग पॉइंट। ये छोटा सा आपकी बुक में ऐड करना है, समझ गए? अभी सवाल में ये पूछ रहा है कि ये एक अरेंजमेंट है -140 डिग्री सेंटीग्रेड का कंडीशन में, वो सब्सटेंस ऐसा दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इस प्रकार दिख रहा है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। नॉर्मली स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है आप भी हो गए हो, लेकिन एक पॉइंट बताते ही अभी आपको सब चीज़ क्लिक कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कुड द डायग्राम रिप्रेजेंट? अब ये जो डायग्राम है कौन सा सब्सटेंस, पी सब्सटेंस का है क्या ये? अगर पी सब्सटेंस का है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये -189 और -98 है क्या? अगर ये क्यू सब्सटेंस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -132 डिग्री सेंटीग्रेड या -163 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? इस तरह से आपको कंपेयर करना है कि ये सब्सटेंस का नाम क्या है, पी है, क्यू है, आर है या एस है। और पी है तो उसके पैरामीटर ये होंगे, क्यू है तो ये पैरामीटर है, आर है तो ये है क्या, और एस है तो ये है क्या। क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सब्सटेंस का डिटेल है, डेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। तो इसको कैसे समझेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, मैं वही चीज समझा रहा हूं। अपन क्या करें, सबसे पहले तो ये देखो, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अगर अपन पहली नजर में देखें तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है, और यहां पर देखें तो पार्टिकल के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये तो हो गया गैस जो पहली नजर में देखने पर मुझे समझ में आ रहा है, और ये हो गया लिक्विड। क्यों? पहली नजर में देख के समझ में आ गया, ठीक। अब अगर लिक्विड है, ये -140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड है। अब -140 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, बात समझ में आई? यानी -140 से किधर आ रहे हैं अपन, 100 की तरफ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और कम तो नहीं जा रहे। -140 से और नीचे जाएंगे नेगेटिव में तो ये और फ्रीज होता चला जाएगा। लेकिन -40 से किधर आ रहे हो आप, -40 से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर हो गया? -40 से -100 आ गए, फिर और आगे आप फिर आप 0 तक आओगे, फिर 0 से आगे बढ़ोगे, यानी एक तरह से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। यस सर, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना।
अगर आपने कोई सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, तो भैया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कब किया? जब वो बॉइलिंग पॉइंट है। टेम्परेचर कौन सा दिया? बॉइलिंग पॉइंट दिया। तो आप दिमाग लगाओ, ट्रिक लगाओ, ऑप्शन को देखो कि भैया -140 पे ये क्या है? लिक्विड है। और -100 पर क्या है? गैस है। तो -140 से 100 के बीच में ही तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो कितना होगा मुझे पता नहीं है, ना दिया हुआ है, लेकिन दिमाग लगाओ। -140 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या -98 है? ना। 100 से ऊपर और 140 से नीचे। -163 है? ना। -103 हो सकता है, क्योंकि 100 के ऊपर 103 और फिर 86, अर्थात -103 पर ये बॉइल हो सकता है। और -166 पर मेल्ट हो रहा होगा, तो वो अलग बात है कि वो उस कंडीशन में सॉलिड से लिक्विड हुआ होगा, लेकिन बॉइल 103 पे हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये सब्सटेंस का नाम आर है, और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? अब इसमें यह भी पूछ सकता था, चाहो तो ये खाली ये 4 ऑप्शन देके ये भी पूछ सकता था कि अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्स। तो थोड़ा ध्यान रखना, सवाल को ट्विस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द गिवन ग्राफ केयरफुली, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो भाई, इसमें क्या है कि ये जो ग्राफ है आपकी बुक के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ऊपर आइस है, और ये वाटर है, और ये गैस है, ये आपको पता है। ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी को मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपको क्लिक हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हेन वाटर इज कूल्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम डिक्रीजेज। मैंने पहले भी बोल दिया है कि किसी भी लिक्विड को, वाटर को जब आप कूल करते हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्या 4 डिग्री तक की बात कर रहे हैं? देख लो आप, ये 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है। आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है, सही बात है। नेक्स्ट, वाटर हैज मिनिमम डेंसिटी एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर वाटर की डेंसिटी मिनिमम होती है, क्योंकि क्यू पॉइंट पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कम से कम होता है, तो डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यहाँ पे दाल में कुछ मुझे काला लग रहा है, अभी देखते हैं। ये तो गलत है वैसे। द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन डेट ऑफ वाटर। तो आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बार बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके और देख लेना। तो ये पूछ रहे भैया कौन सा करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से 1 करेक्ट है, 2nd करेक्ट है, 3rd इनकरेक्ट है, 4 करेक्ट है। तो आई थिंक 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया ना? पढ़ लेना आप बड़े आराम से। इन विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज द शेप भैया किस में होता है? सॉलिड में ही होता है एक तरह से। तो खुद का शेप, तो लिक्विड तो कंटेनर का शेप लेते हैं, गैस भी कंटेनर का शेप लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर है 298, द टेम्परेचर एज लिक्विड 298 का मतलब लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब सुन लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो करेक्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। एट 273 बोथ आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मालूम है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर।
मतलब particles in water at 0 degree centigrade have more energy as compared to the particle in ice at the same temperature। क्या ये बात सही है? पार्टिकल पानी में पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखो, सबसे कम एनर्जी होती है सॉलिड में, उसको एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को और एनर्जी देते हैं तो वो गैस बनता है। समझ गए? अब गैस की एनर्जी अपन ने कम कर दी तो वो लिक्विड बन गया, लिक्विड की एनर्जी और कम कर दी तो वो सॉलिड हो गया। यानी सबसे कम एनर्जी किसकी हुई? सॉलिड की। सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर कर लो तो भैया पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमन सेंस की बात है, आइस को एनर्जी अभी तो वाटर बना और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो लिक्विड स्टेट, तो ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ना, प्रेशर से फ्रीजिंग पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत अच्छा सवाल है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द कूलिंग कर्व ऑफ सब्सटेंस एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कूलिंग कर्व क्या होता है। एक काम करते हैं, मैं इसको आपको इस स्लाइड पे यहाँ जगह यहाँ पर समझा देता हूँ। कूलिंग कर्व का मतलब होता है, एक ग्राफ लो, इधर टेम्परेचर ले लो और इधर टाइम ले लो। ये 12th में पढ़ाते हैं हम कूलिंग कर्व। कोई बॉडी को बहुत गर्म कर दो, मान लो मैंने इस बॉडी को बहुत गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि ये बस मेल्ट होने वाली है सपोज, या किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मैंने गर्म कर दिया, या जैसे मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने इसको 90 डिग्री तक गर्म कर दिया सपोज, समझना। अब इसको गर्म करने के बाद इसको छोड़ दो, टाइम देख लो कि मान लो x टाइम पर मैंने इसको रख दिया और x टाइम पर टेम्परेचर कितना है वो मैंने नोट कर लिया। तो टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्टिंग पे, फिर टाइम इतने टाइम पर इतने टाइम पर इतने टाइम पर जो जो वैल्यू आती जा रही है वो मैं प्लॉट करते जा रहा हूं। तो जो भी ग्राफ आएगा टेम्परेचर और टाइम के बीच में, उससे इसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी और इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं कूलिंग कर्व या कूलिंग ग्राफ। क्लियर हो गया? ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि उस सॉलिड की नेचर कैसी है। रबर का कूलिंग ग्राफ अलग आएगा और नमक का NaCl का कूलिंग ग्राफ अलग आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, अगर मैं रबर को करूंगा ना, मेल्ट कर दूं और उसको वापस सॉलिड होने दूं तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन NaCl का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। समझ गए? ये वाला ये NaCl का है और ये रबर का है। ठीक है, तो कूलिंग कर्व क्या होता है समझ में आ गया? यानी पहले आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है टाइम के साथ। तो टेम्परेचर कितने टाइम पे कितना कम हुआ उसी की बात यहां पे चल रही है। आइए अब अपन जरा दिमाग लगाते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस 1। ये अलग अलग प्रोसेस है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इस पर दूसरा कलर डाल देता हूं। एक लाइन ये है, यानी एक लाइन तो ऐसी टेढ़ी है, फिर एक लाइन बिल्कुल सीधी है, फिर टेढ़ी है, फिर सीधी है, फिर टेढ़ी है। यानी कि ये कूल हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना। टेम्परेचर यहाँ 60 डिग्री था, फिर ये कम हो गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कम हो गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कम हो गया। इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। समझ गए? अब देखो, प्रोसेस 1 रिप्रेजेंट्स कूलिंग ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ X, while प्रोसेस 2 इन्वॉल्व्स कूलिंग ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब देखो यार, एक बात बताऊं, समझना मैंने क्या बोला, ग्राफ पढ़ना सीख लो। वैसे तो सब पढ़ा दिया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को डिटेल में और दोबारा से पढ़ा देता हूं ताकि आपके जो जो बच्चे एब्सेंट थे वो इस चीज को और अच्छे से समझ लें। ये देखो, ये यहां 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ये किस पे आ रहा है? Q पे, यानी 50 से कम हो गया और इसको आने में ये 5 सेकेंड लगे। तो प्रोसेस 1 रिप्रेजेंट द
कूलिंग ऑफ लिक्विड स्टेट। अब मान लो ये यहां पर गैस था या लिक्विड था, तो ये धीरे 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 यहां आया, तो यहां तक और यहां तक में गैस और लिक्विड दोनों की कंडीशन सेम रही, गैस और लिक्विड की कंडीशन सेम रही, और फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त कंडीशन क्या है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, और टेम्परेचर में चेंज एक ही कंडीशन में नहीं होता है, जब या तो वो मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन हो या बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन हो। समझ में आई बात। दूसरा, अब यहां आने के बाद वापस ये डाउनफॉल पे जा रहा है, यानी इसका टेम्परेचर और कम होता जा रहा है। समझ में आया। तो अब ये क्या होगा, अब ये अगर ये लिक्विड है, मान लो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी ये लिक्विड ही रहेगा। अब यहां आके पूरी तरह लिक्विड हो गया, तो लिक्विड से वापस कहां जाएगा, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों है, यानी लिक्विड से धीरे धीरे सॉलिड बनता 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 यहां से लिक्विड पूरा सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया। अब ये कंटिन्यू सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। अब देखो, एक थ्योरी मैंने आपको समझा दी, लेकिन हमारा एम थ्योरी समझना नहीं है, हमारा एम ये कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई ना। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, फिर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फिर स्टेट चेंज हो रही है। ये तो समझ में आ गया आपको। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है ना, तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ लिया, प्रोसेस 1 रिप्रेजेंट कूलिंग ऑफ लिक्विड स्टेट एक्स। तो प्रोसेस 1 अगर लिक्विड स्टेट की कूलिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। वाइल प्रोसेस थर्ड ये इन्वॉल्व कूलिंग ऑफ लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट। ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लिया, यहां आते आते सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। मान लिया। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एक्स इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर ये यहां सॉलिड फॉर्म में आ चुका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जहां पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये बोल रहे हैं। अब देखो आप, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगभग आप इसको देखें तो ये बुक के हिसाब से आप देखना, तो ये ग्राफ को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये इस कंडीशन पे आ रहा है, और इस कंडीशन पे आने का मतलब है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर डाल लो, खुद जान जाओ। 35 डिग्री, अगर 60 डिग्री बोले तो यहां पे हो सकता है कि ये गैस में हो, 45 डिग्री बोले तो हो सकता है लिक्विड बोले, यहां तो ये प्योर सॉलिड में आ गया है। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फोर्थ, द सब्सटेंस एक्स एग्जिस्ट इन बोथ गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म अलोंग विद द कर्व QR। गैसियस और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है अलोंग विद द कर्व QR। क्योंकि इस कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गैसियस में है या लिक्विड में है। दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो तो कूलिंग के टाइम पे कर रहा है। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकता। तो जो ऑप्शन है कि 1 रिप्रेजेंट्स द कूलिंग ऑफ लिक्विड स्टेट वाइल 3rd रिप्रेजेंट द कूलिंग ऑफ सॉलिड स्टेट, ये तो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड स्टेट। ये चीज सही समझ में आ रही है और ये चीज सही समझ में आ रही है। बात समझ में आई। यानी कि सबसे पहले लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड गैस से लिक्विड स्टेट में हो रहा है, यहां पे लिक्विड स्टेट हो गया, फिर ये लिक्विड से धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है, और इस कंडीशन में ये पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और फाइनली ये कंप्लीट सॉलिड बन चुका है। डेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टेंशन मत लो। इसका पहला ऑप्शन ये करेक्ट है और 3rd ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 फर्स्ट एंड 3rd आर करेक्ट, जो मेरे समझ में आ गया है अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द सब्सटेंस showing sublimation property
अमंग द फॉलोइंग, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, कैम्फर होना चाहिए, कपूर। इन विच कन्वर्जन H2O मॉलिक्यूल लूज स्पीड, भैया स्पीड कब लूज होती है ये देख लो। वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर तो बहता है, एनर्जी है, घूम रहा है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आइस दौड़ता है क्या? नहीं। वाटर स्टीम में जाएगा तो उसकी तो एनर्जी बढ़ेगी तो वो और दौड़ेगा, लेकिन स्टीम वाटर में आएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी स्पीड लूज करेगा। स्टीम आइस में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो भैया स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। आप सिर्फ एनर्जी को पकड़ के चलो, एनर्जी ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है, एनर्जी कम तो स्पीड कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में कम होगी ये दिमाग लगाओ, तो मेरे हिसाब से स्टीम से आइस का जो कन्वर्जन है, ये स्टीम से जो आइस बनेगा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड लूज होगी। स्टीम कितनी तेज़ दौड़ता है, एक स्पीड से दौड़ता है स्टीम, पूरे कमरे में कितनी जल्दी फैल जाता है, और वही स्टीम सॉलिड बनने के बाद एक जगह बैठ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लूज होगी वो स्टीम से आइस वाली कंडीशन में होगी। यू शुड नो अबाउट दैट। बात क्लियर हो गई? ऑन हीटिंग कैम्फर in porcelain dish, it got mixed in air without melting. This phenomena is known as, ये फिनोमिना क्या कहलाता है भाई? बार बार बता चुका हूँ, सब्लिमेशन। वाटर कैप्ट इन द अर्दन पॉन्ड में, अरे भैया पानी ठंडा क्यों होता है मटके में, बता चुका हूँ, इवापोरेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ? आपकी बुक में इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, टेम्परेचर और स्टेट को, चेंज ऑफ स्टेट को लेकर के। आइए इसके बारे में बात करते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया ना वही है, उसी तरह से। टेम्परेचर रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, यस सर बिल्कुल सही है। क्यू आर रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाइल HT रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिल्कुल सही है। एट QR सब्सटेंस एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, कॉमन सी बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड और लिक्विड दोनों में रहेगा, वाइल इट एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल सारी चीजें क्लियर कर दी है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो आगे चलते हैं। द करेक्ट एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ सेपरेटिंग बाय, सब्लिमेशन को सेपरेट करना है। कोई भी सब्सटेंस है, इसमें दो सब्सटेंस मिक्स हैं, एक सब्लाइम एक नॉन सब्लाइम, तो सिर्फ और सिर्फ फनल में ऐसे डाल के या फनल में रुई लगा के फंसा दो और ये गर्म करो, तो ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सप्लाइम? अरे कुड नॉट बी, कैन नॉट बी सप्लाइम कौन नहीं? सोडियम क्लोराइड है यार, पहली नज़र में दिख रहा। अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन और कैम्पर तीनों गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सॉलिड सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं, लिक्विड नहीं, सॉलिड गैस नहीं, गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल, उससे कम। अरे यार यही है ना, थर्ड ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सब्लिमेट अलॉन्ग दी फॉलोइंग इज, सब्लिमेंट कौन होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सिलिका, अमोनियम क्लोराइड। ले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेंसिटी इज किलोग्राम, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये यूनिट है, बस और कुछ नहीं है। ओके, चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट और ये प्रीवियस जो भी कंपटीशन वाले जो क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकते हैं, हमने उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करी है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्यूरीज। ओके ओके देन, अब नेक्स्ट चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके देन, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।